Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of waves. As you know, guys, in previous class we have discussed the topic of simple harmonic motion, and now we are going to start this class with the topic of wave. तो बेटा वेव के टॉपिक से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो आज की क्लास में वेव और साउंड का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेव्स की, तो वेव क्या है बेटा, एक पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस, ठीक है बेटा। तो एनर्जी ट्रांसफ़र जब होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। तो वेव बेसिकली क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है, ठीक है। जब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है उस फॉर्म को हम कहते हैं, उस पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, वेव, ठीक है। तो एक पास से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अब वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वो साउंड एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं, वो रेडियो एनर्जी हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करती है, इस वजह से हम उनको रेडियो वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी, वो जिस पाथ के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, या उनके ट्रांसफ़र होने का जो वे है वो क्या कहलाता है बेटा, वेव्स कहलाता है, ठीक है। तो वेव में एक पॉइंट में वेव की डेफिनेशन लिखिएगा बेटा जल्दी से। उसके बाद फिर हम वेव को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वेव्स जो हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, कितनी तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है, और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो वेव्स के बारे में लिख लिएगा, वेव की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। द पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस, द पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस, द पाथ ऑफ एनर्जी ट्रांसफेरेंस इज कॉल्ड एज wave. The path of energy transference is called as wave. The path of एनर्जी ट्रांसफेरेंस इज कॉल्ड एज वेव। तो वेव में आपने पढ़ा कि भाई वेव में आपने डिस्कस किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है तो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। तो वेव की जो टाइप्स हैं उसकी आपने हेडिंग डालनी है। वेव की हम दो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ वेव्स की। टाइप्स ऑफ वेव्स में आपके पास वेव्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं बेटा, नंबर वन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है बेटा। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ये दो वेव्स की टाइप्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव से, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल देनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अच्छा बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बताते हैं कि ये वो वेव की टाइप है जिसके अंदर पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव की डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है तो पार्टिकल्स भी राइटवर्ड मूव करेंगे, बिल्कुल पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वेव की टाइप कहलाती है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, जिस तरह से हमारी जो साउंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जब ट्रैवल करके, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही होती है, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो ट्रैवल करती है। तो जैसे हमने पढ़ा डिस्कस किया था अभी अर्लियर कि भाई साउंड जो है वो साउंड भी एक एनर्जी है, और जब वो साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है। और कौन सी वेव है बेटा, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव की टाइप जिसके अंदर पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं। अब पार्टिकल्स पैरेलल मूव करें, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल वेव की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेव की डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है तो पार्टिकल्स भी राइटवर्ड मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं उसमें कहीं हम जो है वो
तेज़ बोल रहे हैं, कहीं आहिस्ता बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जो बंच है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे हैं तो कहीं जब हम तेज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ तेज़ मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कहीं आराम से आहिस्ता बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन गैप आ रहा है। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कर लें कि भाई हमने एक स्प्रिंग जो है उससे एक बॉडी कनेक्ट की हुई है, स्प्रिंग से एक बॉडी कनेक्ट की हुई है। अब अगर इस बॉडी को मूव करा के आगे, ठीक है, इस पे अनबैलेंस फोर्स लगा के इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी मूव करते वापस आएगी, फिर मूव करेगी, फिर वापस आएगी। तो स्प्रिंग जो है वो कहीं क्या होगा, यहाँ पे जो अब ये जो वेव्स यहाँ से जनरेट होंगी उन वेव्स को भी हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्प्रिंग की, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बॉडी को अभी हम फोर्स नहीं लगाते, ठीक है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे, तो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, उनके बिटवीन जो गैप है वो इक्वल है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इनके बिटवीन जो गैप हैं वो क्या है, वो इक्वल है, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं इस बॉडी को, मतलब इस पर कोई फोर्स लगा के छोड़ेंगे, तो स्प्रिंग जो है वो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, कहीं उनके बिटवीन जो है गैप हो, मतलब स्प्रिंग के बिटवीन, अभी तो देखें हर लूप के बिटवीन सेम गैप है, तो हर लूप के बिटवीन सेम गैप है, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल्स अगर यहाँ पे इसको हम डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, मतलब इस पर फोर्स लगा के छोड़ेंगे, तो बॉडी मूव करके आगे जाएगी, फिर अब वापस आएगी, फिर मूव करेगी, फिर वापस आएगी। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स ये कंडीशन है, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स कंडीशन क्या होगी कि इसमें कहीं तो गैप सेम होगा, कहीं पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, क्लोज मूव करेंगे, फिर गैप होगा, फिर पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज मूव करेंगे, फिर नॉर्मल गैप, फिर पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स, जब आपने देखा कि भाई स्प्रिंग को यहाँ पे डिस्टर्ब करके छोड़ा हमने, स्प्रिंग पे फोर्स लगा के छोड़ी, तो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ये कंडीशन है, जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग मूव करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर मूव करेगा। तो इसमें कहीं जो है वो स्प्रिंग के लूप्स के बिटवीन गैप कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं गैप कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं गैप ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो जहाँ पे गैप मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है, पार्टिकल्स के बिटवीन जहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल के बिटवीन गैप कम है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है बेटा। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल के बिटवीन गैप कम है ये पॉइंट क्या कहलाएंगे बेटा, कंप्रेशन, और जहाँ पे मॉलिक्यूल के बिटवीन गैप ज़्यादा है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं बेटा, रेयरफैक्शन। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में मॉलिक्यूल रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन ठीक है, तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। मतलब अगर वेव की डायरेक्शन राइटवर्ड है तो पार्टिकल्स भी राइटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल ये, एक बेस्ट एग्जांपल हमारे जो है वो साउंड वेव्स की है, साउंड एनर्जी। तो अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, साउंड जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हुए जा रहे हैं,
तो वो जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो वेव की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल कहीं हम ज़्यादा बोल रहे हैं, कहीं कम कहीं आहिस्ता बोल रहे हैं, जहाँ तेज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे बंच की फॉर्म में एक साथ मूव करते हुए जा रहे हैं, मतलब कंप्रेशन वहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। और जहाँ पे हम आहिस्ता बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बिटवीन गैप्स होंगे, मॉलिक्यूल आराम से मूव करते हुए जा रहे होंगे, उनके बिटवीन नॉर्मल गैप्स होंगे, और उस पॉइंट को, ठीक है, उन गैप्स को हम बेसिकली, या उन मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं बेटा, रेयरफैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स रेयरफैक्शन कंपैरिजन की फॉर्म में मूव करते हुए जा रहे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, वो क्या है, साउंड वेव, सही है। और एक स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी, ठीक है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैंने जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको बना के भी बता दी, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल स्प्रिंग कनेक्टेड बॉडी या फिर साउंड वेव, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है बेटा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, इसके बारे में लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव की लिख लें। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेव, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेव, it is a type of wave in which it is a type of wave in which particles are moving, it is a type of wave in which particles are moving parallel to the direction of wave, it is a type of wave particles are moving parallel to the direction of wave, ठीक है, particles are moving parallel to the direction of wave, particles are moving parallel to the direction of wave। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साउंड वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट वेव की टाइप पे, और सेकंड जो वेव की टाइप है वो है बेटा ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, ठीक है, वो वेव्स जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट से, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिस्टेंस कवर कर रही होती हैं, वो वेव्स कौन सी वेव्स कहलाती हैं, वो जो वेव्स हैं वो कौन सी वेव कहलाती हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल क्या है, जैसे आपकी लाइट है, जब लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब लाइट ट्रैवल करेंगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो जिस पाथ के थ्रू, ठीक है, जिस वे के अकॉर्डिंग लाइट ट्रैवल करते हुए जा रही होती है, उस वे को हम बेसिकली ट्रांसवर्स वेव, उस पाथ को हम बेसिकली ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स हैं तो वो भी रेडियो वेव्स, लाइट वेव, ठीक है, लाइट एनर्जी, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव में कि ये आपके पास मीन पोजीशन है और इसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, इसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर, वेव की डायरेक्शन अगर राइटवर्ड है, पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वेव्स हैं वो इस तरह से, ठीक है, मूव करते हुए जा रही होती हैं, ठीक है बेटा। तो पार्टिकल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर मूव करते हैं, पहले ऊपर गए पार्टिकल्स, फिर मूव करते हुए नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर मूव करते हुए, वेव की डायरेक्शन राइटवर्ड है, पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, तो पहले अपवर्ड, फिर मूव करते हुए नीचे डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और उनसे जो वेव जनरेट हो रही है, इन वेव को हम बेसिकली ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रांसवर्स वेव में मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस डिस्टेंस को, मतलब इस मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट को, ठीक है, हम इस मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, क्रस्ट, सही है। और मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट बिफोर द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन से अबव, ठीक है, पहले जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम कहते हैं, उस मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट को क्रस्ट। और मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से नीचे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटा, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम ट्रफ का नाम देते हैं, TROUGH, ठीक है बेटा, ट्रफ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन
और मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन, ठीक है, वो क्या है बेटा, ट्रफ, और मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है कि भाई मीन पोजीशन से, ये वेव की मीन पोजीशन है, ठीक है, तो इससे ऊपर जो पार्टिकल्स मूव करते हुए जा रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट को कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और अगर पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से जब मूव करते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है, तो जितना नीचे मैक्सिमम मूव करते हुए जाएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट को हम ट्रफ का नाम देते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में जो वेव्स हैं, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रही होती हैं, पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करते हुए जा रहे होते हैं, और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्रस्ट और ट्रफ के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये वेव्स क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में जैसे आपके पास लाइट है, तो लाइट जो है वो इस तरह से मूव करते हुए जा रही होती है, ठीक है। तो लाइट जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट जब मूव करेगी वो वेव्स की फॉर्म में मूव करती हैं। कौन सी वेव्स हैं वो बेटा, ट्रांसवर्स वेव। रेडियो वेव्स, ठीक है, वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स आपको हमने डिस्कस, मतलब यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल डिस्कस कर ली। चलते हैं ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन, उसके बाद आप लोग ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेव, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेव इन विच particles are moving, it is a type of wave in which particles are moving perpendicular to the direction of wave, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि it is a type of wave in which particles are moving perpendicular to the direction of wave, particles are moving perpendicular to the direction of wave। अगर आप चाहें तो क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में अगर आप लिखें तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन in a transverse wave is called crust. The maximum distance above the mean position in a transverse wave is called crust. और ट्रफ में हम क्या लिखेंगे, ट्रफ में लिखेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट बिलो द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट। ऊपर डेफिनेशन में जो क्रस्ट है उसमें भी आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट डिस्टेंस लिखा था ना, तो उसको इस तरह से लिख लें, द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट अबव द मीन पोजीशन। और ये क्या हो जाएगा, ट्रफ की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा, द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट बिलो द मीन पोजीशन, ठीक है, इन अ ट्रांसवर्स वेव। द मैक्सिमम, ट्रफ की डेफिनेशन लिख लें, द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट below the mean position in a transverse wave is called trough. The maximum distance point below the mean position in a transverse wave is called trough, ठीक है बेटा। क्रस्ट और ट्रफ के बाद अब हम आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे आके हमने ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन, क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन भी लिख ली, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, लाइट वेव एंड रेडियो वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लाइट वेव एंड रेडियो वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है बेटा। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेफिनेशन की एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ठीक है बेटा। तो हिंट डाल दिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, बेटा बात एक ही है, ठीक है। तो हिंट डाल दें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो वेव की प्रॉपर्टीज़, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव लेंथ एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी तरह वेव वेलोसिटी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो फ्रीक्वेंसी वही है, वहाँ पे क्या था कि भाई
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड में बॉडी जितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रही है पर यूनिट टाइम में जितनी वाइब्रेशन कवर कंप्लीट हो रही है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेव अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स जो पर यूनिट टाइम में, एक सेकंड में पर यूनिट टाइम में जितनी वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, उन वेव्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है बेटा, तो पर यूनिट टाइम में जितनी वाइब्रेशन हो रही है उसको आपने बोला कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन है इन यूनिट टाइम, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेव बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, वेव, ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली प्रॉपर्टी ऑफ वेव पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी कि वहाँ पे पढ़ा था नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर है बेटा नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वेव जो यहाँ पे, अच्छा वेव जो हैं जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी तो वेव्स जनरेट होंगी। ठीक है, तो जब वेव्स जनरेट होंगी तो जितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं पर यूनिट टाइम में उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ waves produces by the source, the number of waves produces by the source, the number of waves produces by the source in a unit time, in a unit time ब्रैकेट में लिखिएगा आगे 1 second, is called as frequency. The number of waves produces by the produces by the source in a unit time ब्रैकेट में 1 second is called as frequency. ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपको पता है एफ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल लिख लेंगे हम यहाँ पे बेटा एफ, और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को लिखवा चुका था इन टर्म्स ऑफ वेव, चाहें तो दोबारा लिख लें कि भाई जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का इन टर्म्स ऑफ वेव, ठीक है, वो क्या है, एक तो 1 टाइम पीरियड, ठीक है, और दूसरा वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, या फिर नंबर ऑफ वेव्स। इन टर्म्स ऑफ वेव की बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज फ्रीक्वेंसी के बन गए। बिल्कुल उसी तरह से हमने ये फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ा था, टाइम पीरियड अगर आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ वेव, आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था, टाइम पीरियड तो 1 अपॉन टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम या नंबर ऑफ, वहाँ पे पड़ा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, वाइब्रेशन गिवन होगी तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पेंडुलम की। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और वेव की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो नंबर ऑफ वेव को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेव की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास, अच्छा इसका जो यूनिट है, तो हमने जो फ्रीक्वेंसी का टॉपिक इससे पहले पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पे यूनिट जो है वो शायद हमने नहीं लिखा, तो यूनिट जो है इसका देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है, तो हिंट डाल के फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा वो है हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज, HERTZ, और इसका सिंबल है कैपिटल H स्मॉल z। ठीक है, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के बाद जब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी वही है बेटा टाइम पीरियड। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड की किसकी बात हो रही है बेटा, वेव के टाइम पीरियड की बात हो रही है कि वेव का टाइम पीरियड क्या है। सही है, अच्छा वेव का टाइम पीरियड कि इससे पहले जो हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया था वो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मोशन ऑफ पेंडुलम का। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइम पीरियड क्या है बेटा, वेव का टाइम पीरियड है। और वेव के टाइम पीरियड की बात करें तो बेटा जो वेव अपनी 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो उसमें जो टाइम लगता है, ठीक है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मतलब वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा पेंडुलम के अंदर कि बॉडी एक राउंड कंप्लीट करती है, बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, उसमें जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेव अगर बात करेंगे तो वेव अपनी जो एक साइकिल कंप्लीट करेगी, ये देखें वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, मूव करते हुए पहले इसने अबव द मीन पोजीशन कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया पार्टिकल्स ने, फिर बिलो द मीन पोजीशन, और यहाँ पे आके इसने इस पॉइंट से मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई और वापस यहाँ पे अबव और डाउनवर्ड, ठीक है, अप और डाउन, इसने जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा बेटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, जो टाइम लगेगा बेटा, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है,
तो जब वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती हैं तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, और वो क्या होगा, हर साइकिल का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये वेव जो है मूव करने स्टार्ट हुई, ठीक है, पहले अप गई फिर डाउन, इस यहाँ तक आके इन्होंने एक साइकिल कंप्लीट की, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल the time required to complete one cycle of wave is called as time period. The time required to complete one cycle of wave is called as time period. ठीक है, और टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ वेव हम लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। ये आप लोगों ने पहले लिख लिया होगा, T = 1/f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताओ तो 1 को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास है वो है वेव लेंथ। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। ठीक है बेटा, अच्छा अब वेवलेंथ की बात करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है बता देते हैं, ये हैं कि वेव में टू सिमिलर पॉइंट इन अ वेव या टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेव एक बनी हुई है, ठीक है, आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे बनी हुई है। तो ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेवलेंथ पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या है, आपने देखा इससे पहले हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया कि वेव की जो एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, ठीक है, और यहाँ तक मूव करते हुए आई इस पॉइंट तक, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट की। जब उसने एक साइकिल कंप्लीट की तो उसमें जो टाइम लगा वो टाइम क्या है बेटा, वो टाइम को हमने क्या नाम दे दिया, टाइम पीरियड का। तो एक साइकिल कंप्लीट करते हुए जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, एक साइकिल जो इसने वेव ने अपनी कंप्लीट की और यहाँ से यहाँ तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है बेटा, ये डिस्टेंस जो है वो कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, यह है लैम्डा वेवलेंथ का सिंबल, वेवलेंथ का सिंबल। ठीक है, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम जो लिया वो है टाइम पीरियड, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने मीन पोजीशन बना लिया, ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से वेवलेंथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से साइकिल शुरू हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, वेवलेंथ। सही है, अब इस ट्रांसवर्स वेव में ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ट्रफ है, ट्रफ है। तो वेवलेंथ को एक तरीके से तो ये बताते हैं कि भाई टू कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट इन अ वेव, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, वेवलेंथ। अब ये डिस्टेंस भी हो सकता है, टू क्रस्ट के बिटवीन का डिस्टेंस भी हो सकता है, क्रस्ट से लेके क्रस्ट के बिटवीन का ये डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, वेवलेंथ। टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बिटवीन का ये डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, होगा सेम, और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो वेवलेंथ में हम क्या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट इन अ वेव, या टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, टू एडजेसेंट क्रस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ के बिटवीन ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, वेवलेंथ। और ये है वेवलेंथ का सिंबल जिसको कहते हैं लैम्डा। ये है, मैं आप लोगों को डेफिनेशन के बाद लिखवा दूंगा। ठीक है बेटा, ये तो ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंग हमने वेवलेंथ डिस्कस कर ली। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव के अकॉर्डिंग जो है वेवलेंथ क्या होगी,
वही लॉन्गिट्यूडनल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बेटा रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेजन के फॉर्म में जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो ट्रू कंप्रेजन के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वो वेवलेंथ, टू रेयर फ्रैक्शन के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, चलें जी, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखिएगा, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख लें। द डिस्टेंस between two consecutive similar point in a wave, the distance between two consecutive similar point in a wave, the distance between two consecutive similar point in a wave is called as wavelength. The distance between two consecutive similar point in a wave is called as wavelength, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक डेफिनेशन ये लिख ली, और करके क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इस तरह से लिख लें, या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो दो क्रस्ट के बिटवीन का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बिटवीन का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। तो वेवलेंथ का सिंबल देख लीजिएगा, जो सिंबल है वो क्या है बेटा वेवलेंथ का, वो है लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा LEMBDA, बी यहाँ पे होता है साइलेंट। ठीक है, तो लैम्डा सिंबल है, ये देखें ऐसे बनता है, और बी यहाँ पे साइलेंट है, स्पेलिंग है LEMBDA, लैम्डा, बी साइलेंट है, लैम्डा सिंबल है किसका, वेवलेंथ का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वेवलेंथ के बाद हम चलते हैं किस पे बेटा, एम्पलीट्यूड की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर वेव वेलोसिटी की तरफ। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन या मोशन ऑफ पेंडुलम के एम्पलीट्यूड की, कि भाई मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल डिस्टेंस क्या कहलाता है, या मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करें बेटा, तो ये जो वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, वेव जो है, ठीक है, ये अबव द मीन पोजीशन, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन या मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं अबव द मीन पोजीशन या बिलो द मीन पोजीशन, इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में लिख लीजिएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अबव द मीन पोजीशन और बिलो द, इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा, क्योंकि ये डेफिनेशन एम्पलीट्यूड की सिंपल वाली, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये तो आपने पेंडुलम के अकॉर्डिंग लिख ली थी। अगर आप वेव के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड की बात करते तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव और बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the maximum displacement above or below the mean position is called as amplitude। ठीक है, the maximum displacement above or below the mean position is called as amplitude। ठीक है बेटा, तो amplitude के बाद फिर आगे चलते हैं, आपके पास है wave velocity। जिसको velocity of wave भी कह सकते हैं। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या है
कि जिस तरह से हमने वेलोसिटी पढ़ी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वेलोसिटी में क्या पढ़ा कि भाई जो भी बॉडी डिस्टेंस कवर करिए पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसमें उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर वेव वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेव वेलोसिटी में बताते हैं कि कोई भी वेव पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम यहाँ पे वेव वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वेलोसिटी को हम यहाँ पे v, मतलब वेव वेलोसिटी को भी हम वेलोसिटी के सिंबल स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव वेलोसिटी में वही डेफिनेशन आ जाएगी जो आपने वेलोसिटी की लिखी थी, बस वहाँ पे बॉडी की जगह वेव आ जाएगा, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी में लिखेगा व्हेन अ वेव कवर्स अ डिस्टेंस, व्हेन अ वेव covers a distance in a unit time, when a wave covers a distance in a unit time, bracket में 1 second, as well as in a particular direction, as well as in a particular direction, as well as in a particular direction is called as, as well as in a particular direction is called as wave velocity, is called as wave velocity, is called as wave velocity. Simple और ऐसा यूनिट लिख लेंगे, सिंबल क्या है बेटा वेव वेलोसिटी का, वही स्मॉल v, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या है बेटा मीटर पर सेकंड, और करके क्या लिख सकते हैं मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, ये आपके पास यूनिट आ गया वेव वेलोसिटी का, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके हमारे पास वेव का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साउंड की तरफ, ठीक है बेटा। तो हिंट डाल दिएगा साउंड की। अच्छा सॉरी, साउंड के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पेपर में रिलेशन आता है बेटा, वो भी हम साथ साथ ड्राइव कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं साउंड के टॉपिक की तरफ। और वो जो रिलेशन पेपर में आता है वो रिलेशन आता है किसका, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन जो रिलेशन है वो रिलेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलते हैं उसके प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वेव वेलोसिटी का कॉपी कर लिया, तो उसके बाद हिंट डाल देंगे। हिंट डाल देंगे, क्वेश्चन लिख लें, प्रूव दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बिटवीन आपने रिलेशन यहाँ पे जो है वो ड्राइव करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि वेलोसिटी बराबर है किसके, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के, ठीक है बेटे। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रूव दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो इसकी डेरिवेशन शॉर्ट डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पास आ सकता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे इसकी डायग्राम, फिर लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, देन इसका रिलेशन करेंगे ड्राइव, ठीक है। तो अब पहले हम बनाने जा रहे हैं इसकी डायग्राम, देख लेते हैं। ठीक है भाई, वेव है वो ट्रैवल करते हुए जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो इसने अब इस जिस वेलोसिटी से मूव करी होगी ये वेव, वो क्या है v है, ठीक है। और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बेटा f है, और जो टाइम पीरियड है, सही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, सही है, इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं वो क्या है वेवलेंथ, और इसमें जो टाइम लगा होगा इस टाइम को हम क्या कहते हैं बेटा टाइम पीरियड, ठीक है। तो डायग्राम बना लें, बस ये चीज़ आपने डायग्राम में मेंशन, हम करेंगे एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन के बाद वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, सही है। तो डायग्राम अगर आप लोगों ने बना ली तो हिंट डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेशन की। और एक्सप्लेनेशन बेटा लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ वेव, कंसीडर a wave, consider a wave is traveling with a velocity v, consider a wave is traveling with the velocity, consider a wave is traveling with the velocity v, velocity के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा small v, from one point to another, from one point to another
and covers a displacement s equals to lambda, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा s is equals to lambda। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंसिडर a wave is traveling with a velocity v from one point to another and covers a displacement, ब्रैकेट में लिख लें s equals to lambda, full stop। In this case frequency of wave is f, in this case frequency of wave is f, small f, ब्रैकेट में लिख लें, and time required to complete from one point to another, and time required to complete from one point to another is considered as t, कैपिटल T, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज f एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द वेव, कंप्लीट करने बाद, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कंसिडर्ड एज t, कैपिटल T, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कंसिडर्ड एज t, ठीक है बेटा। तो एक्सप्लेनेशन जो होती है आप अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, ठीक है। पहली वाली वर्डिंग भी सही है, बाद में जो बताई वो भी सही है, अपनी वर्डिंग में आपने लिखना होता है, ठीक है। डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है अपनी वर्डिंग में। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है, और इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है। वेलोसिटी में यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन में क्या लिखा, वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपने लिखा कि भाई वेव वेलोसिटी क्या है, व्हेन अ वेव कवर्स अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, तो वो क्या है बेटा, वेलोसिटी। और अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, तो आपने क्या लिखा सबसे पहले फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, और डेफिनेशन में क्या लिखा कि व्हेन द वेव कवर्स द डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम। तो जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम में, हम ये कह सकते हैं वो कौन सी वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है। और अगर हम वेव की बात करते हैं, जैसे डायग्राम की बात करती है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम या अकॉर्डिंग टू द वेव वेलोसिटी, ठीक है, तो जो भी बेटा डिस्टेंस या जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, लैम्डा, वेवलेंथ है। और जो टाइम है उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, टाइम पीरियड का। जो टाइम है वो है टाइम पीरियड, कैपिटल टी है, ठीक है। तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी टाइम पीरियड, और एस की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, एस की जगह आ जाएगा बेटा लैम्डा, वेवलेंथ, एस की जगह आ जाएगा वेवलेंथ, और स्मॉल टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी। मतलब जो टाइम है एक्चुअली वो क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। अब टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो टी इंटू वी इक्वल्स टू लैम्डा, सही है। फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो टाइम पीरियड है ये बराबर होता है किसके, 1/f के, सही है। तो वेव का जो टाइम पीरियड है, ये अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़ के आए, वेव का जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है 1/f के। तो t की जगह आ जाएगा 1/f, v एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़। फिर देखिएगा ये f नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
दूसरी तरफ जाके लैम्डा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यह आपने रिलेशन प्रूव कर दिया, ठीक है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये पेपर में 4 नंबर का शॉर्ट में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो अब आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको कॉपी करें, ठीक है। तो यहाँ तक आके अब आपके पास कंप्लीट वेव का टॉपिक जो हो गया कंप्लीट, ठीक है। रिलेशन भी हमने ड्राइव कर लिया, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ, ठीक है, रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साउंड, ठीक है बेटा, हिंट डाल दिएगा साउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा साउंड, ठीक है। तो साउंड क्या है, साउंड के बारे में बताते हैं कि कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे ऑडिटरी सिस्टम में जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है बेटा, वो सेंसेशन क्या कहलाती है, साउंड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो भी प्रोड्यूस करती है सेंसेशन हमारे ऑडिटरी सिस्टम में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड। साउंड क्या है, एक आवाज़ हमारे ऑडिटरी सिस्टम मतलब हमारे एयर्स में, ठीक है, हमारे एयर ड्रम में जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो टाइप, हमने वेव की एक टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी, तो उसमें बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, साउंड वेव। तो साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। क्या है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल साउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो साउंड में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे ऑडिटरी सिस्टम में कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो सेंसेशन क्या कहलाती है बेटा, साउंड। अब वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल साउंड के बारे में लिख लीजिएगा, अ longitudinal wave which can produce sensation, a longitudinal wave which can produce sensation, a longitudinal wave which can produce sensation in our auditory system, a longitudinal wave which can produce sensation in our auditory system is called as sound. A longitudinal wave which can produce sensation in our auditory system is called as sound, ठीक है बेटा। तो साउंड की डेफिनेशन तो आपने लिख ली कि भाई साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, जो हमारे ऑडिटरी सिस्टम में कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, साउंड। अब वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं सेंसेशन, ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, चलते हैं, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है, हिंट डाल दिएगा, ठीक है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है भाई। तो आपके पास सपोज करने क्वेश्चन भी कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो बेटा देखें, साउंड जो है वो क्या है कि एक एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है किससे बेटा, वाइब्रेटिंग बॉडी से, ठीक है। तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन या तो हमें फील होती है या हमें वाइब्रेट करती हुई बॉडी नज़र आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशन कहाँ होती है, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो साउंड जो है वो उसके लिए कोई मैटर चाहिए प्रोड्यूस कराने के लिए, मतलब साउंड जो है वो मैटर की तीनों स्टेट्स में जो है प्रोड्यूस होता है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों स्टेट्स में साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मतलब साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन के लिए आपको कोई मीडियम चाहिए, कोई मैटर चाहिए, और मैटर के तीनों स्टेट से वाटर, ठीक है, लिक्विड में आप सपोज कर लें वाटर, ठीक है, गैस में एयर, ठीक है, इसी तरह आपके पास सॉलिड में कोई भी रॉक्स, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उनसे जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो आपने बात की सबसे पहले कि भाई हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं, ये लिख सकते हैं साउंड, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस में कि भाई साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होता है किससे बेटा, वाइब्रेशन से। और जब भी वाइब्रेशन होगी, जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो वाइब्रेशन हमें या तो फील होगी, ठीक है, या फिर जो है वो हमें नज़र आएगी, ठीक है।
तो पहले तो इसमें कुछ वर्डिंग लिखें, इसके बाद फिर इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों को मैं देता हूँ कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस में लिखना स्टार्ट करें। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, या विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, ठीक है। देख लें, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस, ठीक है। तो आपने लिखा साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना स्टार्ट करें। whenever the sound whenever the sound produces whenever the sound produces whenever the sound produces we can see the vibration, or we can feel the vibration. Whenever the sound produces we can see or feel the vibrating body, ठीक है। whenever the sound produces we can see or we can feel the vibrating body, ठीक है, या we can see or we can feel the vibration of the vibrating body, ठीक है बेटा। तो आपने ये वर्डिंग लिख ली कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आपने लिखा कि भाई साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। उसके बाद लिखा कि whenever the sound produces we can सी और फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है बेटा। तो हम वाइब्रेटिंग बॉडी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वाइब्रेशन को या तो हम देख सकते हैं या फिर हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, जैसे सपोज करें कि भाई ये एक ग्लास है, ठीक है, और स्पून, अगर हम यहाँ पे इसको जो है स्पून अगर इस ग्लास पे हिट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वाइब्रेट करती हुई बॉडी को मैं बहुत इजीली फील कर रहा हूँ कि भाई जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बॉडी के बिटवीन, मतलब दो बॉडीज आपस में अगर स्ट्राइक कर रही हैं तो स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और साउंड प्रोड्यूस जब हो रहा है बेटा तो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जब बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये एक एग्जांपल आपके पास आ गई कि साउंड किस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कि बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि भाई स्पीकर्स की, ठीक है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम उसका वॉल्यूम फुल कर दें तो वॉल्यूम फुल करेंगे तो आपको स्पीकर्स वाइब्रेट करते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले कि जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, तो वाइब्रेशन हम उसकी फील कर सकते हैं या फिर हमें नज़र आ सकती है, ठीक है, हम देख सकते हैं। तो जो स्पीकर्स हैं, ठीक है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप उसका वॉल्यूम फुल कर दें तो स्पीकर्स जो है वो आपको वाइब्रेट करते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से भी साउंड जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो है वाइब्रेटिंग, मतलब जो स्पीकर जो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको वो स्पीकर बाकायदा वाइब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि भाई जब हम बोल रहे हैं ये भी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि भाई लिरिक्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, लिरिक्स वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से हम बोल रहे हैं और आवाज़ आ रही है, मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर लिरिक्स वाइब्रेट करना, लिरिक्स जो है वो वाइब्रेट करना बंद कर दें, अगर लिरिक्स वाइब्रेट करना बंद कर दें तो हम बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बस मुंह चलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो रही तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो बेटा वाइब्रेशन से साउंड जो है वो क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है तो कैसे आ रही है, जो लिरिक्स हैं, ठीक है, वो जब वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड्स में तो वाइब्रेशन से आवाज़ आती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाए, वो वाइब्रेट करना बंद कर दें तो हम बोलने की कोशिश तो करेंगे, बोलेंगे लेकिन आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने लिख लिया कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशन के लिए कोई मटीरियल चाहिए, और मटीरियल में आपके पास मैटर की कोई भी स्टेट हो सकती है जिससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। तो हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस के बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हिंट डाल दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ
साउंड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है बेटा? सिंपल वेव की वेलोसिटी में आपने क्या डिस्कस किया, या उससे और पहले भी जाएं तो वेलोसिटी क्या है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करी है, कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी में क्या डिस्कस किया कि व्हेन अ वेव कवर डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई वेव जो है पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको आपने नाम दिया क्या बेटा? वेव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड में हम क्या डिस्कस करते हैं कि भाई अगर कोई साउंड वेव पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, या अगर कोई साउंड वेव पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में लिखिएगा, व्हेन द साउंड वेव कवर्स अ डिस्टेंस in a unit time, when the sound wave covers a distance in a unit time, ब्रैकेट में लिखें 1 सेकेंड, when the sound wave covers a distance in a unit time, ब्रैकेट में लिखें 1 सेकेंड, as well as in a particular direction is called as velocity of sound, और अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का सिंबल है बेटा v, ठीक है। वेलोसिटी का सिंबल v है, चाहे वो वेव वेलोसिटी हो, साउंड की वेलोसिटी हो, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब साउंड वेव्स जो अब ट्रैवल करती हैं पर यूनिट टाइम में, ठीक है, जो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब एयर में ट्रैवल करेंगी तो उसकी वेलोसिटी अलग है, जब किसी मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल करेंगी तो उसकी वेलोसिटी अलग है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग MCQs के लिए याद रखिएगा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, देख लीजिएगा। इसमें हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख लें फॉर MCQs, तो ये आपने MCQs के लिए जो है वो कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको कुछ वैल्यूज़ मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखनी है, याद कर लेनी है कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर वो कितनी है बेटा आपके पास, 1450 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन क्या है बेटा, 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड की कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एयर में वेलोसिटी कितनी होती है, 330, ठीक है। वाटर में कितनी होती है बेटा, 1450, और आयरन में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 5130 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है बेटा। ये कुछ MCQs के लिए आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। तो यहाँ तक आके हमारे जो है वो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। साउंड का टॉपिक यहाँ तक आगे हो गया कंप्लीट, ठीक है, कि हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्कस कर ली, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, और साउंड की डेफिनेशन डिस्कस की। बस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, स्कूल और कॉलेजेस के, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में बताएं कि भाई नाइट मेंटर फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं आपको प्रॉपर मैथ्स और फिजिक्स के मिल जाएंगे यहाँ से, और इस प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी शुरू करें, ठीक है बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।